हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टीडीएस एंड टीसीएस प्रोविजंस जो एप्लीकेबल होने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 से। फाइनेंस एक्ट 2020 में ये नए प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं वो कौन से नए सेक्शंस हैं। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा ताकि आपको भी सभी सेक्शंस के बारे में पता लग जाए जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सभी इम्पोर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं टीडीएस की। तो दोस्तों, टीडीएस में दो नए सेक्शन इंसर्ट किए गए हैं, सेक्शन 194 के, सेक्शन 194 ओ, और उसके बाद सेक्शन 194 एन में कुछ चेंज किया गया है और 194 जे में भी चेंज किया गया है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। इस वीडियो में मैं आपको एक ब्रीफ में एक्सप्लेन करने वाली हूं क्योंकि इनकी डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। पहले बात करते हैं सेक्शन 194 के की। तो सेक्शन 194 के दोस्तों हमारा बात करता है टीडीएस ऑन म्यूचुअल फंड की। ये फाइनेंस एक्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है। यहाँ पे सेक्शन 194 के हमारा बात करता है टीडीएस ऑन म्यूचुअल फंड की। ये सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो कि 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल हो जाएगा। एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू रेजिडेंट एनी इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्पेसिफाइड under clause 23D of section 10 units from administrator of specified undertaking, units from specified company at the time of credit of such income to the account or pay or at the time of payment of therefore by any mode whichever is earlier, deduct इनकम टैक्स देयर ऑन एट द रेट ऑफ 10%। तो 194 के हमें कहता है जो भी व्यक्ति आपको म्यूचुअल इनकम पे करेगा थ्रू म्यूचुअल फंड्स, तो वो व्यक्ति जैसे ही आपके अकाउंट में क्रेडिट करेगा या फिर आपको किसी दूसरे मोड से पेमेंट करेगा, जो भी पहले होगा आपका 10% टीडीएस उस इनकम पर डिडक्ट कर लेगा। अब सवाल उठता है कि क्या इसमें कोई लिमिट है या जो भी इनकम पे की जाएगी पूरी की पूरी इनकम पे ये टीडीएस डिडक्ट होगा? तो जी हाँ, यहाँ पे एक लिमिट दी गई है। फर्स्ट पॉइंट आप देखिएगा, प्रोवाइडेड दैट प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई वेयर अमाउंट ऑफ सच इनकम एज द केस मे बी और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ सच इनकम credited or paid or likely to be credited or paid during the financial year by the person responsible for making the payment to the account to the payee does not exceed 5,000 रुपीज़। तो यहाँ पे एक लिमिट दे दी गई है 5,000। अगर 5,000 तक की वो इनकम है तो आपका कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। उससे ऊपर अगर कोई इनकम है तो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन की मैं बात कर रही थी 194 ओ। 194 ओ दोस्तों हमारा कहता है कि यदि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल करते हैं, यानी कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अगर आप जाकर सेल करते हैं, तो सच ई कॉमर्स ऑपरेटर एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ अमाउंट ऑफ सेल और सर्विस और बोथ टू द अकाउंट ऑफ ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट देयर ऑफ टू ईच ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट बाई एनी अदर मोड विच एवर इज अर्लियर डिडक्ट इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 1%। तो सेक्शन 194 हमारा बेसिकली बात करता है यदि आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कोई सेल करते हैं गुड्स की या अपनी कोई सर्विस सप्लाई करते हैं, तो ऐसे केस में जब वो ई कॉमर्स ऑपरेटर आपको पेमेंट करेगा या तो वो आपके अकाउंट में आपके नाम पे क्रेडिट करेगा या किसी और मोड से अगर आपको पेमेंट करेगा, जो भी पहले होगा 1% टीडीएस डिडक्ट करेगा। अब यहाँ भी सवाल ये उठता है कि काफ़ी सारे ऐसे व्यापारी होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं जिनकी इतनी ज़्यादा सेल परचेज नहीं होती, क्या उनके लिए कोई रिलीफ दिया गया है? तो बिल्कुल दिया गया है। एनी पेमेंट मेड बाय purchaser of goods or service directly to e-commerce participant for the sale or provision of service facilitated by e-commerce operator shall deem to be the amount credited or paid by e-commerce operator to the e-commerce participant and shall be included in the gross amount of such sale or service for the purpose of deduction of income tax। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी दी गई है कि यदि कोई आपके अकाउंट में डायरेक्टली पे कर देता है, फॉर एग्जांपल अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल कर रहे हैं लेकिन उसकी पेमेंट अगर डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ गई है, तो वो भी आपकी जो टीडीएस डिडक्शन करने के लिए अमाउंट ग्रोस अमाउंट होगी उसमें इंक्लूड कर ली जाएगी। अगर कोई आपको भी डायरेक्टली पे कर देता है तो उससे भी आप जो है उस पर भी आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा।
अब नेक्स्ट मैं लिमिट की जो बात कर रही थी, तो यहाँ पे लिमिट दी गई है, नो डिडक्शन शैल बी मेड फ्रॉम एनी सम क्रेडिटेड और पेड और लाइकली टू बी क्रेडिटेड और पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टू अकाउंट ऑफ ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट बीइंग इंडिविजुअल और HUF where gross amount of such sale or service or both during the previous year does not exceed 5 lakh rupees and such e-commerce participant has furnished his पैन नंबर और आधार नंबर टू ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब ये जो रिलीफ दिया गया है ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स और HUF को दिया गया। अगर आप एक इंडिविजुअल है या HUF हैं और आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल करते हैं और उस सेल की जो वैल्यू है वो 5 लाख रुपीज़ या उससे कम रहती है, तो आपका TDS डिडक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन आपने क्या करना है, या तो आपने अपना पैन नंबर दिया है ई कॉमर्स ऑपरेटर को, अगर आपके पास पैन नहीं है तो आपने अपना आधार नंबर ई कॉमर्स ऑपरेटर को दिया हुआ है। तो ये जो 2 सेक्शन थे TDS के, इनके बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चेंज यहाँ पे किया गया है सेक्शन 194J के अंदर, ऑन टेक्निकल सर्विस। TDS ऑन टेक्निकल सर्विस का जो रेट है उसे रिड्यूस कर दिया गया है 2%। There was a lot of litigation and ambiguity for rate of TDS in case of TDS under section 194C and 194J for technical service. To remove further future litigation ambiguity, the rate of TDS on technical service under section 194J has been reduced to 2% from 10% in the previous assessment year. तो जो TDS on प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज का जो रेट है 194J के अंदर सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल सर्विसेज के लिए, ये आपको ध्यान रखना है, उसका रेट 10% से रिड्यूस कर दिया गया है 2%। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है सेक्शन 194N में। इसकी डिटेल वीडियो भी रिसेंटली ही मैंने अपलोड की थी, आप वो देख सकते हैं। फर्दर टू कवर द असेसी हु आर नॉट फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न एंड विड्रॉइंग कैश ऑफ मोर देन ₹20 लाख, अगर किसी व्यक्ति ने पिछले 3 सालों की रिटर्न फाइल नहीं की है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है, तो और वो 20 लाख से ज़्यादा कैश विड्रॉ करता है इस ईयर में, मान लीजिए मैं इस ईयर में 20 लाख से ज़्यादा कैश विड्रॉ करती हूँ बैंक से, तो अगर मैंने पिछले 3 प्रीवियस ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल की हैं, तो मेरे ऊपर सेक्शन 194N एप्लीकेबल हो जाएगा। और किस तरीके से TDS डिडक्ट किया जाएगा वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। अभी हाल ही में इस सेक्शन में अमेंडमेंट की गई थी और ये 1 जुलाई से एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 194N, the deduction shall be an amount equal to 2% of the sum where amount or aggregate amount as the case may be being paid in cash excess 20 lakh rupees during the previous year but does not exceed 1 करोड़ रुपीस। अब अगर आपने पिछले 3 सालों की रिटर्न फाइल नहीं की है, ऐसे केस में जो आपका TDS डिडक्ट किया जाएगा वो इस प्रकार से किया जाएगा, 2% TDS डिडक्ट किया जाएगा अगर आप 20 लाख से 1 करोड़ तक का कैश विड्रॉ करते हैं। एन अमाउंट इक्वल टू 5% ऑफ द सम वेयर द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एज द केस में बी पेड इन कैश एक्सेस 1 करोड़ रुपीज़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और यदि आप 1 करोड़ से ज़्यादा कैश जो है विड्रॉ करते हैं तो ऐसे केस में 5% आपका TDS डिडक्ट किया जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट की गई है फाइनेंस एक्ट 2020 के थ्रू। सेक्शन 194N के अंदर ये की गई है और ये एप्लीकेबल होने वाला है 1 जुलाई 2020 से। इसकी डिटेल वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसी तरह जो सेक्शन TCS में एप्लीकेबल होने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 से, सेक्शन 206 के अंदर 1G एंड 1H। सेक्शन 1G बात करता है अगर आप एक ऑथोराइज्ड डीलर हैं और आप रेमिटेंस करते हैं आउट ऑफ इंडिया 7 लाख से ज़्यादा का, तो आप TCS कलेक्ट करेंगे बायर से 1%। लेकिन ये जो TCS आप कलेक्ट करेंगे ये जो भी 7 लाख से एक्सेस अमाउंट होगी उस पर कलेक्ट किया जाएगा। इसी प्रकार अगर आप कोई ओवरसीज टूर पैकेज प्रोवाइड करते हैं तो भी आप बायर से TCS कलेक्ट करेंगे एट द रेट ऑफ 5%।
उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ये इंट्रोड्यूस किया गया है सेक्शन, साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई। अगर जो बायर है वो किसी दूसरे सेक्शन के अंदर, किसी दूसरे प्रोविजन के अंदर आपका टीडीएस डिडक्ट कर रहा है तो आप उस बायर से टीसीएस कलेक्ट नहीं करेंगे। सेकंड है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन, लीगेशन कमीशन, कंसुलेट, ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन स्टेट, लोकल अथॉरिटीज़, इन सभी से भी टीसीएस कलेक्ट नहीं करेंगे। और कोई भी व्यक्ति जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने थ्रू नोटिफिकेशन स्पेसिफाई किया है कि इस व्यक्ति से टीसीएस नहीं कलेक्ट किया जाएगा, इस बायर से टीसीएस नहीं कलेक्ट किया जाएगा, तो वहाँ पे भी ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। अब बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन की, सेक्शन 1H। इसकी भी डिटेल वीडियो हम आपके लिए अपलोड कर चुके हैं। एवरी पर्सन जो कि एक सेलर है और वो रिसीव करता है कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स ऑफ द वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ सच वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज़ इन प्रीवियस ईयर, अगर 50 लाख से ज़्यादा की कंसिडरेशन उसे रिसीव होती है प्रीवियस ईयर में थ्रू सेल, अदर देन द गुड्स कवर्ड इन सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1F और सबसेक्शन 1G, तो एट द टाइम ऑफ रिसीव्ड कलेक्ट फ्रॉम बायर a sum equal to 0.1% of sale consideration exceeding 50 लाख रुपीज़ एज इनकम टैक्स। अगर कोई व्यक्ति 50 लाख से ज़्यादा की कंसिडरेशन रिसीव करता है बायर से, तो वो उस 50 लाख से जितनी ज़्यादा कंसिडरेशन रिसीव करेगा उस पर टीसीएस कलेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर उसे 60 लाख की कंसिडरेशन रिसीव होती है प्रीवियस ईयर में, तो 50 लाख से जितनी ज़्यादा होती है, यानी कि 10 लाख ज़्यादा हो रही है, तो उस 10 लाख पे वो टीसीएस कलेक्ट करेगा। प्रोवाइडेड दैट अगर बायर ने कोई पैन नंबर या आधार नंबर नहीं प्रोवाइड किया है, तो जो 1% का रेट उस पर अप्लाई होना है वो 5% अप्लाई किया जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई इफ बायर इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। अगर बायर किसी दूसरे सेक्शन में आपका टीडीएस डिडक्ट कर रहा है तब भी आप उससे टीसीएस कलेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि ये टीसीएस का सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। अब बात आती है कि ये किसके ऊपर अप्लाई होगा। अगर आप 50 लाख से ज़्यादा की कंसिडरेशन रिसीव करते हैं और प्रीवियस ईयर में अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है, तभी आपके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। इन सभी सेक्शंस की डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। यहाँ पे सिर्फ आपको एक समराइज्ड वे में मैंने एक्सप्लेन किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।